Okay, so in this lecture we are again starting trigonometry. Okay, so maths part 2. इसमें से हम लोग 6 चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. इसमें से 6.1 हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किया था. नाउ वी आर स्टडिंग 6.2. ओके, सो दिस विल बी अ वन शॉट लेक्चर. यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होनी चाहिए. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ओके, जैसे कि अगर तुम्हारे पास ऐसे दो अलग अलग टाइप्स के तुम्हें लेट सपोज कि तुम्हें यहाँ पर दो सिचुएशंस दिए. ये वॉच टावर दिख रहा है तुम लोग को, बराबर. वॉच टावर से शिप को देखा जा रहा है. ओके, सो यहाँ पर जो तुम लोग क्या करोगे, तो तुम्हें यहाँ पर पता चल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है. देखो ये वॉच टावर है, लेट सपोज शिप यहाँ पर है. ओके, सो ये वॉच टावर के आगे से तुम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, बराबर. और वॉच टावर से लेकर जो शिप एंगल बना रहा है, ये वाले बीच वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, और ये क्या होगा? हमारा लाइन ऑफ विजन होगा. हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं? तो शिप के यहाँ पर देख रहे हैं. सो दिस विल बी अ लाइन ऑफ विजन. ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. सिमिलरली यहाँ पर देखो तुम लोग, तो यहाँ पर ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो अगर नीचे से मैं किसी ऊपर वाले बिल्डिंग को देख रहा हूँ, ओके, सो यहाँ से ये वाला एंगल मेरा क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा. ओके, और ऊपर देख रहा हूँ तो ये मेरा लाइन ऑफ विजन रहेगा, और ये बीच वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसे ही मैं क्या बोलूँगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूँगा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों भी आना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड. और लेट्स मूव टू द डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 6.2. ओके, तो यहाँ पर देखो पहला वाला बहुत ईजी क्वेश्चन है. जैसे कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ द 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च. ओके, तो चर्च, लेट सपोज ये चर्च है. ओके, और 80 मीटर डिस्टेंस पे वो खड़ा है, बराबर. सो लुकिंग एट द टॉप, ऑफ कोर्स वो चर्च के यहाँ पर खड़ा है, तो वो कहाँ पर देख रहा है? लुकिंग एट द टॉप. सो दिस इज द टॉप ऑफ अ चर्च. ओके, तो इसे हम लोग ए बोलते हैं. तो अगर वो टॉप को देख रहा है, बराबर, तो ये लाइन ऑफ विजन हुआ. ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर आएगा? ये. और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45. फाइंड द हाइट ऑफ अ चर्च. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ अ चर्च. ओके, तो हमें अगर हाइट फाइंड आउट करना है, ये होती है ना हाइट. ओके, सो हमारे पास कौन से वैल्यूज़ है? तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास उन लोगों ने ये दिया हुआ है. ओके, सो मुझे बताओ, ये अगर मेरा टीटा है, टीटा के सामने ये क्या होता है? ऑपोजिट. ओके, और ये क्या होता है? तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट. ओके, सो मतलब मुझे एडजेसेंट तो मेरे पास है बट ऑपोजिट नहीं है, तो मैं क्या साइन फार्मूला लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा या फिर टैन लगाऊंगा? टैन ना, क्योंकि टैन में क्या होता है? तोवा. तोवा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, ऑपोजिट तो नहीं है बट एडजेसेंट है, तो इसके हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं ना. सो यहाँ पर देखो सिमिलरली इस वाले सम को हम लोगों ने सॉल्व किया है. मान लेते ए बी सी. ये बी सी क्या है? तो चर्च है. ए इज़ द पोजिशन ऑफ दैट पर्सन. एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का. यहाँ पर क्या है? तो डिस्टेंस इज अ 80 मीटर. So in the right angle triangle ABC, the tan 45 is a CB upon AB. ये जो opposite है और ये जो adjacent है. tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 45 is a 1. ओके, वो चार्ट लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो वहाँ से वैल्यू कितना आता है? 1. उसके बाद CB विल बी एज इट इज़, 80 विल बी एज इट है. 80 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो CB का वैल्यू कितना मिला? 80. यहाँ पर गलती से सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा आंसर? मीटर. सो ये भी 80 मीटर और ये भी कितना मीटर होगा? 80 मीटर. ओके, आया समझ में? काफ़ी इजी क्वेश्चन है. लाओ डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ 60. अभी यहाँ पर अच्छे से देखो, ये लेट सपोज मेरा लाइट हाउस है. ओके, ये वाला मेरा क्या है? लाइट हाउस है. लाइट हाउस से सामने सबसे पहले लाइन बनाएंगे और उसे क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर. ये यहाँ पर शिप है. ओके, सो ये सामने वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और ये एंगल ऑफ विजन है, इसके बिटवीन जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. काफ़ी बच्चे क्या कर देते हैं? ये वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पर फॉर्म होता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बिटवीन ही हमेशा फॉर्म होता है, बराबर. तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो. तो यहाँ पर मेरा क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना. कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन? उन्होंने ही दिया है 60. ओके, उसके बाद उन लोगों ने वॉच टावर की हाइट कितनी दी है? 90. ओके,
अगर तुम लोग अच्छे से इस फिगर को देखोगे, ऐसे z क्रिएट हो रहा है क्या? अगर ये 60 आता है तो अल्टरनेट एंगल से इसे भी क्या बोल सकता हूँ? 60। ओके, सो इसी तरीके से अगर मुझे ये चीज़ पता है, बराबर, यहाँ पर मेरा थीटा है, उसके बाद मेरे पास ऑपोजिट का वैल्यू है, एडजेसेंट ही निकालना है ना वापस से। वापस क्या लगाएंगे हम लोग? टैन, क्योंकि टैन में क्या होता है? तोवा, मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोगों ने नीट लैंग्वेज में यहाँ पर सॉल्व किया। ये सॉल्यूशन तुम लोग को पता है कैसे लिखना है। AB इज इक्वल टू 90, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री क्रिएट हो रहा है। फ्रॉम द फिगर रे AD इज अ पैरेलल टू द रे BC। यहाँ पर जो रे AD है वो BC के साथ क्या है? पैरेलल है। उसके बाद ACB इज इक्वल टू DAC, क्योंकि क्या बन रहा है? तो अल्टरनेट एंगल, यही Z अल्टरनेट एंगल बन रहा है, इसलिए ACB भी कितना मिला? 60। तो हमारे पास इसका वैल्यू मिल गया ना, 60 है। तो हम लोग टैन लगाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो तो टैन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके, AB का वैल्यू कितना है? तो 90 पता है। टैन 60 कितना होता है? तो √3 होता है, बराबर। उसके बाद अगर मैं BC निकालने जाऊँ तो BC यहाँ पर आएगा, √3 90 के नीचे आएगा। अभी यहाँ पर तुम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे, क्योंकि √3 इंटू √3 और ऊपर भी क्या आएगा? √3। ओके, क्यों? क्योंकि इसको कट करना है ना √3 को, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ऊपर 90 √3 आएगा, बराबर। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में ये कब आता है? 30 जा। तो यहाँ पर कितना मिला? 30√3। ओके, उसके बाद √3 का वैल्यू उन लोगों ने दिया है, देखो यहाँ पर कितना दिया है? 1.73। सो जब भी √3 मिलेगा, 30 के बगल में √3, उसकी जगह पे 1.73 लिखूंगा, मतलब 30 इंटू 1.73 कितना आता है? 51.90 मीटर। ओके, सो इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी हो चुका है सॉल्व। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली। ओके, तो हम लोग पहले 6 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दिया है काइट। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव। ओके, तो एक काइट उड़ रही है 60 मीटर अबव। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग अटैच है काइट को, वो कहाँ पर अटकी हुई है? तो ग्राउंड पे उसको लगाया हुआ है। इट मेक्स द एंगल ऑफ द 60 विद द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज अ स्ट्रेट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखो, सपोज ये मेरी काइट है, बराबर। तो यहाँ से उड़ेगी ना ऐसे काइट, बराबर। तो यहाँ पर, और मुझे बताओ ये उसका क्या होगा? काइट का हाइट होगा, कितने हाइट के ऊपर काइट उड़ रही है। ओके, उसके बाद ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये क्या होगा? एंगल ऑफ विजन होगा। और यहाँ पर क्या होगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री दिया है? 60। ओके, हाइट ऑफ द काइट कितना दिया है? 60 मीटर दिया है। निकालना क्या? ये थ्रेड निकालना है। थ्रेड रहेगा ना यहाँ से यहाँ तक का। सो एंगल ऑफ विजन मतलब जो थ्रेड है वो निकालना है, मतलब मेरे पास ऑपोजिट है। एडजेसेंट निकालना है क्या? नहीं। क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है। मतलब 100 यूज़ करेंगे ना। 100 मतलब क्या? साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन में ऑपोजिट भी आता है और हाइपोटेनियस भी आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो क्या यूज़ किया? तो साइन 60, बराबर, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ये पता है हम लोग को। साइन 60 का वैल्यू क्या आता है? √3/2 आता है। AB के जगह पे लिख दिया 60। यहाँ पर AC का पता नहीं है तो AC एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ पर मुझे पता है AC यहाँ पर जाएगा तो √3 आएगा नीचे और 2 आएगा ऊपर, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद उल्टा हो जाएगा ऐसे। ओके, हो गया। ओके, उसके बाद मुझे बताओ, चलो तो यहाँ पर तुम लोग वापस से क्या करोगे? 60 इंटू 2 करोगे, 120 आया, इसके नीचे √3 आया, अगेन √3 आ गया। रैशनलाइज द क्या करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू √3, ऊपर भी क्या आएगा? √3। ओके, सो √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 120 कब आता है? 40 था, तो 40 √3 ऐसा कुछ मिलेगा। √3 का वैल्यू हमें पता है 1.73। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 के साथ, तो हमें आंसर कितना मिलता है? 69.20 मीटर। मतलब जो थ्रेड होगा ना काइट का, वो कितना होगा? 69.20 मीटर जितना। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्टली। ओके, तो 5 वाला देखो थोड़ा। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, एक स्टॉर्म आया। ओके, तो स्टॉर्म के वजह से क्या हुआ? ट्री टूट गई। एट द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर, ओके, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग द एंगल ऑफ द 60। ओके, सो यहाँ पर देखो, जो ट्री टॉप है, ये ट्री अपन मान लेते ये बड़ा वाला ट्री था। ओके, स्टॉर्म के वजह से टूट गया यहाँ से, बराबर। कहाँ से टूटा हमें पता नहीं, लेकिन मान लेते यहाँ से टूटा।
टूटने के बाद ये गिरेगा ना ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर गिरा है देखो, ये टूटा और आधा हिस्सा यहाँ पर गिर गया। सो ट्री, एक्चुअल ट्री और गिरा हुआ ट्री, इनका डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बोल रहे। देखो ट्री टॉप रेस्टेड एंड ट्री, बराबर, इसका डिस्टेंस कितना है तो 20 मीटर है। फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग द एंगल ऑफ अ 60, अगर तुम लोग बेस से देखोगे ये ट्री टॉप गिरा हुआ है, ओके, तो ये कितना एंगल बना रहा है 60 का। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये मुझे पता है, बराबर, तो ये पता है मतलब मुझे एडजेसेंट पता है, ऑपोजिट निकालना पड़ेगा ना। अगर मेरे पास ऑपोजिट आ गया, बराबर, तो मैं क्या निकालूंगा, हाइपोटेनस निकालूंगा, और ऑपोजिट प्लस क्या कर दूंगा, हाइपोटेनस, तो मुझे पूरे ट्री का क्या मिल जाएगा, लेंथ या फिर हाइट मिल जाएगा। बराबर आ रहा है समझ में। देखो क्या हुआ, ये जो पूरा ट्री था वो गिर गया, आधा इधर गिर गया, बराबर। उसके बाद यहाँ पर गिरने के बाद ट्री टॉप से लेकर ट्री का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है 20 मीटर। यहाँ पर अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हो तो कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो मुझे अगर ये पता है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ऑपोजिट निकालना पड़ेगा। ऑपोजिट निकालने के बाद मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। सो हाइपोटेनस जब भी मुझे मिलेगा, बराबर, तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस इन दोनों चीज़ों से तो ये पूरा ट्री बना था ना, तो इनको ऐड करने के बाद ट्री का क्या मिल जाएगा, मुझे एक्चुअल जो हाइट है वो मुझे मिल जाएगा। उसके लिए अगर मुझे ऑपोजिट चाहिए तो मैं क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तोवा, क्योंकि एडजेसेंट तो है, ऑपोजिट चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो, चलो सबसे पहले तो tan 60 इस्तेमाल किया है, ओके, तोवा, ओके। तो यहाँ पर BC अपॉन क्या हुआ, BD हुआ, जैसे कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके। तो BC तो पता नहीं है, BC एज इट इज लिखा, tan 60 √3 होता है, पता है। यहाँ पर BD पता है 20, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, मतलब BC का वैल्यू कितना मिला 20 √3। अभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, तो जल्दी जल्दी में √3 के जगह पे 1.73 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रुको, ओके, सिर्फ इसे क्या लिखो 20 √3 लिख दो, ओके। उसके बाद अभी मुझे 20 √3 मिल गया, अंडरस्टूड। अभी क्या निकालना है मुझे, हाइपोटेनियस निकालना है। अभी हाइपोटेनियस तुम लोग कैसे भी निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस इसको भी निकालो या फिर इसके साथ भी हेल्प करके निकाल सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये वाला और ये वाला ले रहा हूँ, तो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, कॉस ना। सो का मध्ये क्या आता है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आता है। तो सो का लूंगा मैं, मतलब कॉस 60 आएगा, तो उसमें ये वाला पहले, उसके बाद हाइपोटेनियस, तो BD अपॉन CD आया, बराबर। उसके बाद मुझे बताओ BD का वैल्यू पता था, हाँ पता है, कितना है 20, कॉस 60 कितना है, तो 1/2, बराबर। और CD नहीं पता, तो CD को मैंने लिख दिया एज इट इज। ये CD भाई जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 2/1, ओके। तो 2/1 नीचे 1 उसको वैल्यू नहीं होता, तो 20 × 2 कितना होता है 40 मीटर। आया समझ में, ओके। ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया, कुछ है ही नहीं इतना। उसके बाद अगर CD मेरा 40 मीटर है, CD मतलब भाई ये अगर 40 है, मतलब टूटा हुआ हिस्सा जो AC था वो भी कितना होगा 40 होगा ना, क्योंकि इसका ही हिस्सा यहाँ पर गिरा हुआ है। तो दोनों कितने हुए 40। उसके बाद मुझे बताओ BC मेरे पास था, तो AC प्लस BC बिकम्स अ होल ट्री। पूरा ट्री AB है ना, तो वो बना किससे, AC और BC से बना। AC 40 है, BC 20 √3 है, ओके। उसके बाद तुम लोग यहाँ पर देखो, तो 40 लिख दिया, 20 इंटू क्या करेंगे 1.73 करेंगे, तो 40 प्लस क्या आएगा 34.6, और यहाँ पर कितना मिला आंसर 74.6 मीटर, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ द विड्थ ऑफ द 12 मीटर, ओके। सो 2 बिल्डिंग्स है, ये 2 बिल्डिंग्स हम लोगों ने मान लिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, ओके। तो ऐसे तुम लोग फिगर बनाते जाओ, 2 बिल्डिंग डिस्टेंस कितना है 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। सो यहाँ पर देखो, दो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच ऑफ द 10 मीटर हाई, वो 10 मीटर क्या है, तो बड़ी है आगे वाले बिल्डिंग से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप यहाँ पर, हाँ। सो यहाँ पर देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ द 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। हमें क्या निकालना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ओके। सो 2 बिल्डिंग से, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, तो 12 का है, बराबर। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग, यहाँ पर एक बिल्डिंग,
और दूसरा उन लोगों ने क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग के टॉप से, ओके, विच इज अ 10 मीटर हाई, कितने मीटर हाई वो, सो 10 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से ही सॉल्व करते, देखो सो क्या दिया है, लेट ए बी एंड द सी डी बी द टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स मान लेते, एंड बी डी बी द विड्थ ऑफ द रोड, ओके। सो बी डी क्या है, तो विड्थ ऑफ द रोड है, आधा ही क्वेश्चन है ना इसमें, तो वही मुझे पता चला बाद में। सो यहाँ पर देखो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसीलिए आधी इन्फॉर्मेशन है। सो थर्ड वाला क्वेश्चन है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ द 12 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज अ 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर 60 डिग्री ये पता है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है, ओके। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ओके। तो यहाँ पर देखो चलो, तो पहले बिल्डिंग का हाइट हमें पता है 10 मीटर, बराबर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है 60, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है तो कितना है 12 मीटर। सो यहाँ पर देखो, ड्रॉ अ सेगमेंट ए एल परपेंडिकुलर टू द सी डी, ये जो एल मैंने बनाया वो किसको परपेंडिकुलर है, सी डी को। ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू 10 है, पहले बिल्डिंग की हाइट हमें पता है कितनी है, 10 है। बी डी भी हम लोग को पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 12 है। उसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल या फिर तुम लोग रेक्टेंगल बोलो, ए बी डी एल, बी और डी कितना है, तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या होगा, बिल्डिंग कभी भी ऐसा आड़ा टेढ़ा बनता है क्या, बिल्डिंग हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट ही होता है, तो इसीलिए इनके बीच का जो भी एंगल है वो क्या होगा, 90, इसीलिए यहाँ पर ऐसे 90 बनाया मैंने। सो ए एल डी और एल ए बी दोनों क्या होंगे, 90। सो जितने भी रिमेनिंग एंगल्स है वो सारे क्या होने वाले, 90, क्योंकि बिल्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होगा। So ABDL is a rectangle and the each angle is what? So 90 डिग्री। So AB LD ये दोनों भी कितना होगा, 10 मीटर। मुझे बताओ अगर ये 10 मीटर है तो इसके सामने वाला LD भी कितना होगा, 10, क्योंकि रेक्टेंगल में सामने सामने जो साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते। सो इन द राइट एंगल द ALC अगर हम लोग निकालने जाए, देखो ये ALC, ओके। तो इसमें हमारे पास सिर्फ किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है ना 60 डिग्री, ओके। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, और हमारे पास AL का वैल्यू है ये वाला, ये 12 है, तो इसके ऑपोजिट वाला भी क्या होगा, 12, और ये 60 हम लोग को पास है, ये निकालना है ना हमें, ओके। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पता है तो tan यूज़ करेंगे ना, tan में क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, तो यही यहाँ पर क्या देखो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो CL अपॉन AL कर दिया, AL का वैल्यू 12, इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आया, 12√3। तो हमें जो CL है, देखो ये CL है, ये कितना मिला, 12√3 मिल गया, लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद नाव देखो, हम लोग को क्या करना है, ये पूरा सेकंड बिल्डिंग का वैल्यू निकालना था, ये 10 है, ये कितना है, 2√3 ना, क्या यही आया था ना, 12√3 आया था, सॉरी। सो यहाँ पर 12√3 और 10 का क्या कर दो, एडिशन, ओके। 12 के जगह पे 12√3 मतलब 1.73, और 10 के जगह पे 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20.76 आता है, ऐड करोगे तो 30.76 मीटर विल बी द आंसर, ओके। तो सबसे पहले क्या किया कि ये रेक्टेंगल प्रूफ किया, ये 10, ये भी 10, ये 12, ये भी 12। उसके बाद हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन, ये 12 और ये क्या है, तो 60 डिग्री, मतलब हम लोग ने क्या लगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लगा, ऑपोजिट निकला हम लोग का 12√3, ओके। और 12√3 को हम लोगों ने 10 के साथ क्या किया, ऐड, तो हमें मिलता है 30.76। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ओके। क्या है देखो, द टू पोल्स ऑफ द हाइट्स ऑफ द 18 मीटर एंड द 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन टू देयर टॉप्स इज 22 मीटर, द फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर। तो यहाँ पर हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, जैसे कि उन लोगों ने बोला है कि दो पोल है, एक ये पोल एक ये पोल, ओके। दोनों के हाइट्स भी दिए उन लोगों ने, एक पोल कितने हाइट का है, 18, और दूसरा कितना हाइट का है, 7। सपोज ये 18 हाइट का है, ये 7 हाइट का है, इससे यहाँ तक एक वायर गई हुई है, बराबर। और जब भी वायर जाती है तो वो एंगल क्रिएट करेगी, बराबर, लेकिन वो एंगल ही हमें पता नहीं है, तो ये थीटा निकालना है, बराबर। तो अगर मुझे बताओ ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7, मतलब 18 में से 7 गया, 18 में से 7 जाता है तो कितना बचेगा रे, तो ये कितना होगा, 11, ओके। तो मुझे 11 मिल गया, ओके। उसके बाद मुझे बताओ, इन लोगों ने ये वाला वैल्यू दिया, जो वायर है ना वो कितने मीटर की लॉन्ग है, 22, ओके।
आया समझ में? देखो वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये 7 और ये पूरा का पूरा पोल कितने का है? तो 18 है, बराबर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वायर गई हुई है 22 मीटर की, बराबर। उसके बाद हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट वायर, बराबर। तो वायर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। मुझे बताओ सिंपल रेक्टेंगल में ये 7 होगा, सामने वाला भी क्या होगा? 7 होगा, बराबर। तो 18 है ना ये पूरा कंप्लीट, तो 18 में से 7 गया तो कितना बचा? 11। मतलब ये कितना होगा? 11। ये कितना है? 22। मतलब मेरे पास ऑपोजिट है और हाइपोटेन्यूस है। कौन सी सिचुएशन में ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस होता है? साइन वाले। सो मैं क्या यूज़ करूँगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो चलो, तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा यूज़ करता हूँ, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट कितना था? 11। ये कितना था? 22, बराबर। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। ओके, सो कितना मिला? 1/2। 1/2 साइन थीटा कब होता है? जब भी साइन कितना होता है? 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। बहुत चिंदी समय, बराबर. काहीच नाही त्याच्यामध्ये, एवढंच करायचं. हे तर सगळं ओरली तुम्हाला सांगितलं, बट यू हॅव टू राइट इट डाउन क्योंकि आंसर में मार्क्स भी तो चाहिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हो गया. ओके, आज हम लोगों ने टोटल जितने 6 क्वेश्चंस थे फ्रॉम अ ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दिए. ओके, होप यू अंडरस्टूड.